उन दिनों मैं मुरादाबाद में थी। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं रामचरण भिंडी, कक्षा 6वीं की ये किताब है। बड़े ही हास्य कहानी ये है, पढ़ते समय बड़ी हंसी आती है। ये बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। लेखिका जो है अपने घर में अपने नौकर की बात करती हैं जिसका नाम है रामचरण भिंडी। बड़ा ही मज़ेदार कहानी है। खैर पढ़ते हैं और बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। किताब है तो आप रख लीजिए, उसमें भी देखिए, या यहाँ तो खैर दिखाई दे ही रहा है। बड़ी अच्छी सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को ना चिढ़ाना, परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हम मजाक कर रहे हैं और वह व्यक्ति भी मजाक को मजाक जैसा ही समझ रहा है, वो भी अगर हंस रहा है, उसका भी मनोरंजन हो रहा है, तो हमें हंसना खेलना मजाक करना चाहिए। अगर उसे दुख हो रहा है तो हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। खैर, उन दिनों मैं मुरादाबाद में थी। पिताजी रेलवे में बड़े अधिकारी थे। ध्यान दीजिए, इस पाठ से पूछा जा सकता है कि लेखक के पिता क्या करते थे। तो वे रेलवे में अधिकारी थे। ठीक है, रेलवे विभाग में वे ऑफिसर थे। बड़ा सा बंगला था, उसके चारों ओर सुंदर सा लॉन था, फूलों से भरा बाग था और एक ओर घरेलू सब्जियां उगी थी। यानी अपने घर के बंगले के अगल बगल जो खाली जगह थी ना, उसमें इन्होंने सब्जियों की खेती की थी। उसी बंगले के अहाते में कुछ छोटे से क्वार्टर्स भी बने थे जिनमें नौकर आदि रहते थे। उन्हीं से लगा हुआ मोटर गैरेज था, यानी कार रखने की जगह, जो मोटर के न होने के कारण खाली पड़ा हुआ था। यानी इनके पास कार नहीं थी तो जो गैरेज था खाली था। रामचरण इसी में रहता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकेगा कि रामचरण कहाँ रहता था, क्यों वहाँ रहता था। तो रामचरण गैराज में रहता था क्योंकि उस समय गैराज खाली था और रामचरण को वहाँ अच्छा लगता होगा, इसीलिए वो वहाँ रहता है। ऐसी हम बातें सोच के लिख सकते हैं। रामचरण इसी में रहता था। गैरेज के सामने मोटर धोने के लिए एक हौज भी था, यानी एक बड़ा सा पानी का हौज था, कुंड था। रामचरण इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। तो उस हौज में पानी था, उस पानी से ये कपड़े धोता था। उस हौज पे चूँकि फर्श बनी हुई होती है, वहाँ कपड़ा धोना आसान होता है, तो रामचरण जो है उसका उपयोग करता था। लेखिका कह रहे हैं कि हमारे घर के अलावा आसपास के बंगलों के कपड़े वह ले आता था और उनकी धुलाई की आमदनी से ही अपना पेट पालता था। तो ये कह रहे हैं कि इनके घर के कपड़े तो धोता ही था, उसके बाद उनके घर के बगल में बंगले के और जो दूसरे लोग रहते थे उनके भी वो कपड़े ले आता था, उनके कपड़े धोता था और कपड़े धोने के बदले में वे लोग उसे पैसे देते थे, जिससे इसका पेट पलता था। कहने का मतलब इसकी रोजी रोटी चलती थी, यानी इसकी कमाई का जरिया था लोगों के कपड़े धोना। ठीक है, तो उसका पेट पलता था, परवरिश होती थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचरण की परवरिश कैसे होती थी या उसका गुजारा कैसे होता था। तो यही उसका उत्तर है। लेखिका के घर के बगल में जितने बंगले थे उन बंगलों में जो लोग रहते थे उनके ये कपड़े धो करके पैसे कमाता था और उससे इसके काम चलते थे। ध्यान रखिए, आप जितना ही अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे उत्तर लिखने में उतना ही अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं कई सारी बातें, यानी एक ही प्रश्न का सीधा सीधा मैं उत्तर आपको ना दे करके कई सारी बातें बोल रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ताकि आप एक ही बात पर सीमित नहीं रहेंगे। आप अपना दिमाग ज़रूर लगाएंगे और आपको ये बात लगेगी कि जब सर जो है एक नहीं बल्कि 2-3 आंसर बोल रहे हैं तो हम भी अगला क्यों नहीं लिख सकते। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप पाठ को अच्छे से समझ लीजिए और इनका उत्तर अपने ही शब्दों में लिखें। आगे देखते हैं। उस बड़े से गैरेज में रामचरण अकेला ही रहता था। देखने में वह अच्छे हरे रंग वाला लंबा तगड़ा इंसान था।
ध्यान दीजिए, अगर पूछा जा सकता है कि रामचरण भिंडी कैसा था, तो आप यही लिखेंगे कि रामचरण भिंडी जो है गहरे रंग वाला लंबा इंसान था। ठीक है, वह बहुत ही हृष्ट पुष्ट था, यानी तंदुरुस्त था, क्योंकि वो काम करता है। ध्यान रखिए, आप भी कुछ ना कुछ काम करते रहें, केवल मोबाइल में ना खेलें, बल्कि ग्राउंड में जाकर के, फील्ड में, खेल के मैदान में जाके खेलें, घूमें। और घर में अगर माता जी कुछ काम कर रही हैं ना, तो आप हाथ बटाएं, उनकी मदद करें। खैर, जब कोई उत्सव होता, वह सफ़ेद झक कपड़े पहनकर गुलाबी पगड़ी बांधता, मतलब एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनता था और गुलाबी पगड़ी बांध लेता था, तब उसका हुलिया देखते ही बनता था। यानी जब ये कोई फंक्शन हो तो उस समय की ये बात है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे, गुलाबी रंग की पगड़ी है ये, और इसी में ना, चूँकि ये भिंडी के साइज़ का एक यहाँ पे लगा लेते हैं, भिंडी के आकार का, इसीलिए ये लोग इनको चिढ़ाते थे। तो खैर, आते हैं हम यहाँ। हाँ, उसका हुलिया मतलब उसकी जो पोशाक थी, हाव भाव था, उस समय देखते ही बनता था। वह बड़ी शान से अपने व्यक्तित्व का रोब जमाने के लिए हमारे यहाँ आता, मतलब अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज, अपना असर इन पर छोड़ने के लिए वो आता था कि मतलब हम बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, चले थोड़े लोगों को दिखा आते हैं। जैसा कि आप में से ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं, दिखाने का शौक कि हमने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ी अच्छी घड़ी पहने हैं, दिखावा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, बताता कि आज वह किस रिश्तेदार के यहाँ दावत पर जा रहा है। उसकी पगड़ी पर चुन्नट लगी कलगी, जो हमने अभी अभी दिखाए, पगड़ी पर किताब है तो आप देखिएगा, भिंडी जैसी दिखाई देती थी। तो उसकी पगड़ी पर जो एक छोटी सी कलगी लगी रहती थी, वो कैसी दिखाई देती थी? भिंडी की तरह। भिंडी आपको पता है ना, सब्जी। तभी बच्चों में से कोई कहता, वाह, पगड़ी के ऊपर हरी भिंडी की कलगी कितनी फब रही है। मतलब कोई बच्चा चिढ़ाते हुए बोलता कि वाह भाई वाह, पगड़ी के ऊपर हरी भिंडी की कलगी, यानी हरे रंग की भिंडी कितनी अच्छी लग रही है, फब रही है, यानी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। इतना सुनते ही रामचरण गुस्से में आकर पगड़ी उतार फेंकता, उसे खोलकर झाड़ता, बड़बड़ाता और बिखरे बालों को संवारता हुआ फिर से गैरेज की ओर चला जाता। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब बच्चे रामचरण भिंडी को चिढ़ाते थे भिंडी कह करके, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, वो कैसे रिएक्ट करता था। तो यही उसका उत्तर है जो हमने अभी अभी यहाँ से पढ़े ना। आप ये इसका उत्तर लिख सकते हैं और इसी बात को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर दोबारा तैयार होने के बाद वह हमारी ओर भूल कर भी न आता। लेखिका कह रही हैं कि भाई आप एक बार जाता और अपने जो पहले वाले कपड़े थे उन्हें उतार लेता, बाल जो है संवारते हुए वो आगे बढ़ता, और दूसरी बार फिर से वो तैयार होके आता था, लेकिन अब वो हम लोगों के पास नहीं आता। रामचरण हमारी माँ का बहुत आदर करता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचरण किसका आदर करता था। फिर माँ भी उसे अकेला होने के कारण जब तब खाने पीने की चीज़ें देती रहती थी, पर हम बच्चों को तो वह मुसीबत की जड़ समझता था। मतलब रामचरण इन बच्चों को मुसीबत समझता था, क्योंकि इन लोगों के होने पर माँ जो है कुछ चीज़ें देने में जो है हिचकिचाती होंगी। ये कह रहे कि हम चार, यानी मुन्ना भैया, आभा दीदी, हमारी ही उम्र के हरीश चाचा और मैं, हमसे कोई न कोई अक्सर ही रामचरण की शिकायत पर माँ के सामने पेश होते ही रहते। यानी रामचरण शिकायत करता था और फिर हम लोग माँ के सामने बुलाए जाते थे, माँ हमें पूछती थी, डांटती थी। आगे देखिए क्या, माँ को हमारा मुकदमा निपटाना पड़ता था। रामचरण को छोटी बेबी यानी मुझ पर बहुत विश्वास था। पूछा जा सकता है कि रामचरण को किस पर विश्वास था, तो लेखिका पर, जिनको छोटी बेबी कहा गया है। वह मानता था कि मैं
खुद कोई शैतानी नहीं करती, बल्कि सिखाने में आ जाती हूँ। मतलब कि दूसरे लोग बहकाते हैं तो मैं बहक जाती हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ। इसीलिए वह अपनी शिकायतों के दौरान मुझे अपना गवाह बनाने की कोशिश करता कि भाई इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने देखा ये लोग हमें कैसे कैसे चिढ़ा रहे थे। मैं अक्सर ही उसको दगा दे जाती और मतलब बार बार वो मेरे ऊपर विश्वास करता और लेखिका कह रहे हैं कि मैं उसके साथ दगा कर देती, यानी धोखा कर देती थी। वो सोचता था मैं उसकी ओर से बोलूँगी, लेकिन मैं चूँकि मैं भी ये लेखिका भी चिढ़ाती ही थी, इसलिए ये अपने भाई बहनों की ओर से बोल लेती होंगी। रामचरण को भिंडी से इतनी चिढ़ क्यों थी यह हमें नहीं मालूम था। उन दिनों भिंडी का मौसम न था और रामचरण को चिढ़ाने के लिए किसी योजना के न बन पाने के कारण, यानी कोई प्लानिंग नहीं हो पाती थी, इसलिए कह रहे कि हम लोग नारों का ही सहारा ले रहे थे। नारा यानी स्लोगन बोल रहे थे ये लोग। जब भी रामचरण की सवारी आते आते देखते, यानी रामचरण की सवारी जब आ रही थी या जा रही थी, यानी रामचरण सवारी करते, यानी रामचरण अगर उधर से आ रहा था या जाते जा रहा था, तो एक स्वर में ये लोग चिल्लाते थे, क्या? रामचरण भिंडी की जय, भिंडी रानी जिंदाबाद, वोट फॉर भिंडी रानी। इस तरह जो है ना ये लोग नारे लगाकर उसे चिढ़ाते थे। और रामचरण जोर जोर से पैरों को पटकता, दांत पीसता, यानी अंदर अंदर गुस्सा करके अपने दांतों को कटकटाता और फिर चला जाता वहाँ से। धीरे धीरे नारों ने कविता का रूप ले लिया, यानी नारे जो है ना धीरे धीरे एक पोयम के जैसे बन गए। अब हम बड़े ही सुरीले स्वर में गाते। देखिए ये लोग क्या गाते थे। रामचरण राजा होगा, हम भिंडिस्तान बनाएंगे। ये लोग क्या गाते थे? रामचरण राजा होगा, हम भिंडिस्तान बनाएंगे। आगे की बात आप सोच सकते हैं ये बच्चे क्या गाते होंगे, क्योंकि आप भी तो बच्चे ही हैं। रामचरण कानों में कपड़े ठूंसता, यानी अपने कान बंद कर लेता था, कपड़े डाल लेता था, कुछ इस तरह चेहरा बनाता जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो, और बिल्कुल इनकी बातों को ना इग्नोर करता था वो। और सही बात भी, अगर आपको कोई बार बार परेशान करता है ना, चिढ़ाता है कुछ बोल के, तो आप उसकी बात को इग्नोर ही कर दो, लाइट लो, क्योंकि आप चिढ़ेंगे तो वो और चिढ़ाएगा। इसलिए आप ऐसे ही रहें कि उसको लगे कि ये तो सुनाई ही नहीं दे रहा है इनको, या हम कितना भी इसको परेशान कर रहे हैं तो यह परेशान ही नहीं हो रहा है, तो अब व्यक्ति खुद परेशान होकर चुप जाएगा, नहीं चिढ़ाएगा आपको। तो यही बात है। लेकिन वह भी ऐसा कब तक करता? आखिर वह जब परेशान हो उठता तब गुस्से से भरा हुआ पिताजी के पास आता और कहता, साहब हमारा हिसाब कर दीजिए, मैं इसी वक्त यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, गाली सुनने नहीं। तब देखिए फिर आगे क्या होता। हमारे बाबूजी यानी लेखिका के पापा पिताजी उसकी कमजोरी को जानते थे, मतलब वो जानते भी थे कि ये क्यों जल्दी चिढ़ जाता है। फिर भी वह अपनी हंसी रोककर गंभीर मुद्रा में, मतलब हंसी तो उनको भी आती थी लेकिन थोड़ा एक्टिंग करते थे, सीरियस हो जाते थे दिखाने के लिए, और पूछते थे कौन सी गाली दी, मतलब इन लोगों ने क्या गाली दिया, ज़रा हम भी तो सुने। अगर छोटी गाली दी होगी, अगर छोटी गाली दी होगी तो छोटी सजा देंगे, और बड़ी गाली दी होगी तो बड़ी सजा देंगे। ऐसा कह करके पिताजी कहते थे रामचरण भिंडी से कि तुम बताओ, अगर ये लोगों ने गाली छोटी दिया होगा तो हम इन्हें सज़ा भी छोटी देंगे, अगर ये लोग बड़ी गाली दिए होंगे तो हम इनको सज़ा यानी दंड पनिशमेंट भी बड़ी देंगे। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए आगे का भाग हम आपको आगे फिर बताएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अलविदा। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, एक दूसरे की मदद करें, किसी को परेशान ना करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।